गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है रीअसेसमेंट। तो रीअसेसमेंट का प्रोविज़न कहाँ पर अप्लाई होता है। आप देख सकते हैं ऐसी इनकम जो एस्केप हो गई हैं असेसमेंट से, यानी अगर असेसिंग ऑफिसर को विश्वास है कि कुछ ना कुछ इनकम ऐसी है जिस पर असेसमेंट नहीं हो पाया है, तो वो रीअसेसमेंट के आदेश दे सकता है। अब रीअसेसमेंट के वजहें क्या हैं, मतलब ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर को भी असेसमेंट ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए अब कोई ना कोई सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। तो वो रीज़न ये हो सकते हैं जैसे कि अभी तक कोई रिटर्न भरी नहीं गई है जबकि उसको भरनी चाहिए थी, हालांकि क्योंकि उसकी इनकम जो है नॉन टैक्सेबल लिमिट से ऊपर थी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न तो फिल कर दी है, लेकिन वही बात कि रिटर्न जो है अपनी इनकम शो नहीं कर रही, कम शो कर रही है, अंडर एस्टिमेट कर रही है, ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर एक असेसमेंट जो है जिसमें इनकम जो दिखाई गई है, ये वही चीज़ें बार बार घुमा घुमा के वही बता रहा है। अंडर असेस की गई है, मतलब असेसमेंट उसका कम हुआ है पहले। डेप्रिसिएशन अलाउंस के बारे के पार्ट पे कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई भी अलाउंस जो कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर रेट पे मिलना चाहिए था, आपने ज़्यादा रेट पर ले लिया है। ठीक है, फिर उसके अलावा ऐसा पर्सन जिसकी इनकम कुछ ऐसे सोर्सेज से है जो इंडिया के बाहर किसी एसेट से रिलेटेड है जिसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब इंडिया के बाहर किसी फाइनेंशियल एसेट में उसका जो इंटरेस्ट है, उसके लिए अगर कोई असेसमेंट हुआ है या हो ही नहीं पाया है और उसने इनकम बचा ली है, मतलब उसने इनकम टैक्स से बचा ली है। और उसके अलावा और भी हो सकता है क्या कि इनकम ऑफ द असेसी जो है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, वो तो हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, कुल मिलाकर आपको यही बात बार बार पता लग रही है कि आपका असेसमेंट हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ, या आपने रिटर्न फिल नहीं की, या रिटर्न फिल की तो इनएक्यूरेट की, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। तो अब अगर ऐसा होता है तो आपका असेसमेंट फिर से होगा, यानी कि रीओपन होगा आपका केस, और फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा और बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी, आपसे बात की जाएगी और विटनेस वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर अपने किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा। तो जब अगर एक बार असेसमेंट रीओपन हो जाता है तो जो भी इनकम बचा ली ना अपने चालाकी से, वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए कोई इनकम पहले नहीं टैक्सेबल हुई तो वो अब हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि इशू ऑफ नोटिस, अगर इनकम बच गई है असेसमेंट से तो बाकायदा आपको एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि भाई आपका ये सीन है, तो आपका केस दोबारा ओपन किया जा रहा है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर अपने रीजंस भी देगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। अभी ये जो नोटिस है वो आपको देखो 148 के अंदर हम नोटिस देते हैं, इसका सेक्शन चेक कर लो आप। 148 होना चाहिए, नो सॉरी, ये तो 147 है, लेकिन वो नोटिस देने का टाइम है। ठीक है, जो 148 के अंदर नोटिस दिया जा रहा है, आप देखो, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रहा 148। ठीक है, ये मतलब ये तो बता रहा है कि रीअसेसमेंट के बारे में, और ये बाकायदा नोटिस देने का सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आपको नोटिस दिया जा रहा है तो उसके 4 साल का टाइम होता है, 4 साल तक आपको नोटिस मिल सकता है, असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 4 साल तक। लेकिन अगर आप बाद में भी नोटिस देना चाहते हो तो उसके लिए तो वही फिर स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 साल तक नोटिस देने के लिए जॉइंट कमिश्नर, और अगर उससे भी ज़्यादा आगे का टाइम की नोटिस में देना चाहते हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रिवेन्यू का मसला है, किसी ने कोई करोड़ रुपए का घपला कर रखा है, तो वहाँ पे तो भाई केस रीओपन करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 4 साल बीत गए तो कैसे करें, तो कोई बात नहीं, उसका भी हमारे पास इलाज है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर का परमिशन ले लेंगे, और हम 4 साल बीत जाने के बाद भी उसको नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है इसमें क्या, रीअसेसमेंट का। अब है हमारी टाइम लिमिट। किस चीज़ की टाइम लिमिट है, नोटिस इशू करने की। नोटिस आपको 148 के अंतर्गत इशू होगा। ये वही टाइम के बारे में जो अभी हमने 4 साल बोल रहे थे ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कह रहा है। अगर आपने इनकम जो बचाने की कोशिश की है वो 1 लाख से कम है,
तो आपको 4 साल तक नोटिस मिल सकता है। ध्यान में रखना, कहीं आप सोचो असेसमेंट हो गया जी, बात ख़त्म हो गई, अब तो असेसिंग ऑफिसर को पता नहीं लगा और आपका टैक्स बच गया, ऐसा नहीं है। अप टू 4 years यू मे गेट अ नोटिस। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने इनकम 1 लाख से ज़्यादा बचाई है तो आपको 4 साल के बाद भी नोटिस मिल सकता है। ओके, और अगर मामला कोई फॉरेन कंट्री का है जहाँ पे किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका किसी एसेट में, तो 4 साल तो क्या, आपको 16 साल तक नोटिस अवेलेबल हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से बचकर ज़्यादा दिन आप नहीं रह सकते। तो ओके, ये सारा हो गया टॉपिक हमारा रीअसेसमेंट का। अब चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे। तो यहाँ तक तो थी देखो आपकी असेसमेंट्स के टाइप्स। फिर से एक बार बात करते हैं। पहला था सेल्फ असेसमेंट, सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ या समरी असेसमेंट कह सकते हो। ओके, फिर था हमारा रेगुलर असेसमेंट, फिर हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, उसके बाद फिर हमने किया फेसलेस फेसलेस असेसमेंट एंड ज्यूरिसडिक्शनलेस असेसमेंट, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ रीअसेसमेंट। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। अब ये डिफरेंट टॉपिक है। ओके, मिस्टेक्स मतलब गलती। अभी यहाँ पे कोई क्राइम नहीं किया है, गलती हो जाती है, इट्स ओके। असेसिंग ऑफिसर से भी हो सकती है, असेसी से भी हो सकती है, राइट। और कैसे भी, मतलब दोनों पार्टीज़ के पार्ट पे हो सकती है ना। तो अगर गलती का पता लग गया तो बस सॉल्यूशन तो यही है ना कि हम उसको रेक्टिफाई कर दें। ओके जी, कर लेते हैं रेक्टिफाई। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफाई करेगा कौन। नंबर 1, अथॉरिटी कंसर्न रेक्टिफाई करेगी, यानी कि जो अथॉरिटी असेसमेंट कर रही थी उसी को पता लग गया कि अरे ये तो गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, आप रेक्टिफाई कर सकते हो। असेसिंग ऑफिसर को ये बताया जाए किसके द्वारा, असेसी के द्वारा, कि भाई आपने मेरे असेसमेंट में ये गलती की है, तो उसके एप्लीकेशन देने के बाद भी रेक्टिफाई हो सकता है। तीसरा, कई बार क्या होता है कि जो अथॉरिटी जो असेसमेंट कर रही है उसकी नज़र में कोई अधिकारी यानी असेसिंग ऑफिसर, दूसरा कोई असेसिंग ऑफिसर है या कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर है, वो भी इस गलती को नज़र में ला सकता है। ठीक है, तो ये लोग रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अब रेक्टिफाई करेगा कौन? करेगा वही पर्सन जिसने ये असेसमेंट किया था, राइट। सेम पर्सन ही रेक्टिफाई करेगा। अब मान लीजिए सेम पर्सन की ट्रांसफ़र हो गई, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया या वो किसी और जगह शिफ्ट हो गया, तो उसकी जगह जो पर्सन आएगा रेक्टिफाई फिर वो करेगा। विच मिस्टेक्स कैन बी रेक्टिफाइड, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो रेक्टिफाई हो सकती हैं? रेक्टिफाई कौन सी हो सकती हैं? वो गलतियाँ जो आपके रिकॉर्ड्स में दिख रही हैं, अपीरेंट फ्रॉम योर रिकॉर्ड्स। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि आपको जो है क्या करना है कि अगर एक एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन के लिए मिली है, राइट, असेसी ने एप्लीकेशन दे दी कि भाई मेरी गलती ठीक करो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसके ऑर्डर पास करने हैं रेक्टिफाई करके। ओके, 6 महीने कहाँ से लेने हैं? विद इन 6 मंथ, जब आपको ये एप्लीकेशन मिली थी, जिस महीने मिली थी ना उस महीने से 6 महीने लगा के, यानी आपको एक ऑर्डर पास करना पड़े। आप कौन हो? अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर में क्या लिखेगी? ऑर्डर में लिखेगी कि यस ये गलती ठीक हो गई है, तो हमने गलती को अमेंडमेंट कर दिया है। ठीक है, ओके। विद इन 4 years फ्रॉम द, अच्छा रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाँ में हाँ मेरा, आपने कह दिया कि गलती होगी तो उसने मान लिया और अपना लग गए काम पे, ऐसा नहीं है। वो भी इंक्वायरी करेंगे, उनको भी लगेगा अगर ओके है तो ठीक है, नहीं तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे एक और बात कह रहा है वो, विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर सॉट टू बी, एक सेकेंड क्या लिखा हुआ है, हाँ वापस पास। तो क्या कह रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं, दोबारा से इस लाइन को पढ़ते हैं क्योंकि 6 months का भी एक कॉलम था। नॉर्मली वेयर देन, जहाँ एप्लीकेशन आपको मिलती है तब तो आपको करनी है 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अदरवाइज़ विद इन 4 year कर सकते हैं, मतलब अपने पार्ट पे तो विद इन 4 year का टाइम है, उसने कह दिया तो 6 months के अंदर अंदर आपको रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है जी,
चलिए जी, नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन पे आ गए हम। नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन। अभी क्या हुआ, रेक्टिफाई कर दिया। अब रेक्टिफाई करने के बाद मे बी टैक्स बढ़ गया, मे बी टैक्स कम हो गया, मे बी आपका रिफंड ड्यू हो गया। तो जो भी हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन तो दोगे आप। तो उसके लिए एक नोटिस जारी करोगे जिसमें आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। किसको दोगे? असेसी को। आप उसको बताओगे कि भाई रेक्टिफाई कर दिया है और टैक्स आपको इतना और देना है, तो दे दो फटाफट। और अगर आपको टैक्स देना था कम, दे चुके ज़्यादा, रेक्टिफिकेशन में ये बात समझ में आ गई हमारे, तो हम आपको बताएंगे जी आपको तो हम रिफ़ंड करेंगे क्योंकि आप टैक्स से ज़्यादा दे चुके हो, राइट। अब आ जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ नोटिस ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो? ऑब्वियसली टैक्स पे नहीं किया उसकी डिमांड कर रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ाइन, कोई भी अमाउंट पेबल है इन कंसिक्वेंस, मतलब परिणाम, किसके परिणाम के बावजूद। भैया आप ऑर्डर पास करते हो, कभी आपने रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास किया, कभी आपने फिर देखा कि रेगुलर असेसमेंट हुआ और उसमें फिर आपने देखा अरे ये तो टैक्स ज़्यादा बन गया, फिर आपने एक ऑर्डर पास किया और नोटिस भेजा आपने। तो जब भी इस तरीके के कोई भी सीन होते हैं तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस जारी करेगा। उस नोटिस को बोलेंगे नोटिस ऑफ डिमांड। दिस इज़ अंडर सेक्शन 156, जिसमें वो आपसे इस अमाउंट की डिमांड करेगा, सिंपल। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि रेक्टिफिकेशन में ही ऐसा हो। मान लीजिए रिटर्न फिल करते हैं, आपकी रिटर्न को रिवाइज रिटर्न भरते हैं हम, या रिटर्न भरी नहीं थी एसएससी ने, अब भरी है पहली बार हमारे कहने पर, मतलब असेसिंग ऑफिसर के कहने पर, एंड देन उसमें कुछ टैक्स निकल कर बाहर आ गया। तो ये इसके जो भी नोटिस आपको मिलते हैं वो सब नोटिस ऑफ डिमांड ही मानकर हम चलेंगे। सो इंटीमेशन के जो इंटीमेशन दिया जाता है उनको हम नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 मानेंगे, ठीक है। और ये बातें हर पर्सन पे लागू होती है जो टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो टीडीएस कलेक्टर भी हो सकता है और वो टीसीएस कलेक्टर भी हो सकता है, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट हम जो वीडियो में बात करेंगे वो कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।